कौन कौन देश आता है और फिर इसका क्या रोल है। दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूरे विश्व में जो है दक्षिण एशिया का जो भी देश है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसमें है 7 देश: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इसके लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया गया है। दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्षों का दौर हमेशा से चलता आ रहा है और अभी भी जारी है। यहाँ पे मैं बता दूं कि चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं कि इसका जो भू क्षेत्र है वो क्या क्या है। उत्तर में जो है विशाल हिमालय पर्वत है, इसका श्रृंखला, और दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर है और पूरब में मौजूद है बंगाल की खाड़ी। यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि दक्षिण एशिया का जो भौगोलिक स्थिति है जिसमें कि उत्तर में है हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है जिसे कि दक्षिण एशिया कहते हैं। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के भाषा, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इसकी जो विशिष्टता है ये उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषा के रूप में, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है यहाँ का ये एक अनूठा है। इस क्षेत्र की चर्चा जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। इसका जब चर्चा होती है तो अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। अब दक्षिण एशिया की राजनीति और शासन व्यवस्था क्या है। दक्षिण एशिया में जो भी देश आता है तो वहाँ की राजनीति कैसा है और वहाँ का शासन व्यवस्था किस प्रकार से रहता है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। यहाँ जो है अनेक समस्या है, इसके बावजूद भी, और सीमा की तो बहुत ज़्यादा ही समस्या है इन देशों के बीच में, लेकिन इसके बावजूद भारत और श्रीलंका में जो है ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और ये आज तक कायम है। अब है कि भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा जो है लोकतांत्रिक रहे हैं। जो 7 देश है, 7 देश में भारत और श्रीलंका शुरू से ही लोकतांत्रिक रहा है और आज भी है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के शासन जो है रहा है, और भूटान जो है उसमें राजतंत्र था और अभी भी है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई है। लेकिन नेपाल की स्थिति ये है कि अभी भी जो है लोकतांत्रिक सरकार तो बन जाती है लेकिन वो स्थिर नहीं रह पाती है। लेकिन कोशिश भी है और फिर लोकतंत्र के तहत ही सरकार का गठन वहाँ पे जो है किया जाता है। भले वहाँ पे स्थिर सरकार नहीं रह पाती है लेकिन लोकतंत्र की बहाल हो चुकी है। मालदीव में भी जो है सन 1868 तक सल्तनत हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ जो है लोकतंत्र की व्यवस्था कायम हो चुकी है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव क्या रहा है, इसे आइए जानते हैं। दक्षिण एशिया के 5 देश लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का भी समर्थन करता है ये देश। इन देशों ने एक मिथक
को तोड़ा है। क्या तोड़ा है कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही फल फूल सकता है। जो धनी देश, जो वेस्टर्न के कुछ देश थे, शुरुआत अमेरिका से ही ब्रिटेन से ही माना जाता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, इसके साथ साथ और जितने भी धनी देश है, इन लोगों का मान्यता थी कि सिर्फ धनी देश में ही जो है लोकतांत्रिक सरकार संभव है और अदरवाइज किसी देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं है। लेकिन ये जो दक्षिण एशिया के कुछ देश है, इन देशों ने धनी देश के जो मानसिकता थी उसको जो है तोड़ दिया है और तोड़ करके जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे स्थापित है और अभी भी है, और लोकतांत्रिक तरीका से ही सरकार का चुनाव होता है और शासन व्यवस्था भी है। तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। लोकतांत्रिक का दायरा दक्षिण एशिया के देशों से ही बढ़ा है, नहीं तो सिर्फ धनी देश ही अपने आप को जो है लोकतांत्रिक तरीका से सरकार को चलाने में समर्थ मानते थे। दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्या ये रहा है, जो भी दक्षिण देश है, 7 देश है, इन लोगों की समस्या में पहला है संघर्ष वाला क्षेत्र। कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सालों दर साल जो है संघर्ष होते रहता है। सीमा विवाद, एक दूसरे देश के बीच जो सीमा विवाद है वो हमेशा जारी रहता है। एक दूसरे देश के बीच जो नदी का जल है उसका विवाद हमेशा जो है जारी रहता है। भारत पाकिस्तान के बीच जो है यहाँ भी जो है जिसमें कि सिंधु जल है, तिस्ता जल, ये सब बहुत प्रकार से है जो कि भारत नेपाल के बीच जो नदी जल है, इन लोगों के बीच जो है नदी का विवाद जो है होते रहता है। विद्रोह संघर्ष है, विद्रोह जो है होते रहता है। कई देशों में जाति संघर्ष है, जैसे बांग्लादेश में क्या है कि यहाँ भी जो है तमिली और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों के सिंहली जो तमिल के हैं, वो तमिली जिसको कि जाति कहा जाता है, तमिल जाति का, वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, लेकिन वहाँ पे जो है पहले से ही थे। और वहाँ पर जब पाकिस्तान से जब बांग्लादेश को अलग किया तो उसी समय से जो है उन लोगों की जो मांग थी वो अभी भी जो है पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, जिसके कारण जो है बांग्लादेश में जातीय संघर्ष होते रहता है। कई देश ऐसा है जहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम के लिए भी जो है होते रहता है। तो जितने भी दक्षिण एशिया में है उन लोगों के बीच में जातीय संघर्ष भी एक समस्या है। संवेदनशील इलाका भी है, कई ऐसा इलाका है जहाँ की संवेदनशील माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति क्या है। दक्षिण एशिया में जितने भी देश है उसकी क्या स्थिति है, जिसमें कि पाकिस्तान है। यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है कभी सेना कराता है और कभी लोकतंत्र होती है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की स्थिति परिस्थिति को। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलते रहता है। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में भी हुआ करता है। सबसे पहले देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ली, ये पाकिस्तान का है। फिर जनरल याहिया खान, तत्पश्चात जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना किया था। कुछ समय के लिए अवश्य जो है जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही थी। लेकिन फिर जो है किसी की हत्या कर दी जाती है तो किसी को पद से त्यागपत्र देना पड़ता है और वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर हमेशा जो है सैनिक तंत्र जो है वहाँ पे मौजूद हो जाता है। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, लेकिन 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और उन्हें जो है पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का भी आदेश दे दिया गया।
फिर जुलाई 2018 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ और इसमें इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है, जो वर्तमान में अभी भी है। आगे जो है पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण अस्थायी न रह पाने के कुछ कारण है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार अस्थायी नहीं रह पाता है। पाकिस्तान में बार बार सैनिक शासकों द्वारा तख्ता पलट किया जाता है, जिसके कारण पाकिस्तान में कभी भी अस्थायी लोकतंत्र के रूप में कार्य नहीं कर पाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं, कुछ समस्या है जो कि लोकतंत्र में जो है समस्या उत्पन्न करते रहता है, जैसे कि वहाँ का सेना है, वहाँ का धर्मगुरु है, वहाँ का भूस्वामी है और कुछ अभिजन है, सामाजिक दबदबा जिसका रहता है, जिसके कारण कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन वहाँ पे कायम कर दिया जाता है। पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा से तनातनी रही है। इसका फायदा उठाकर यहाँ के सैनिक शासक या धर्मगुरु भी लोकतांत्रिक सरकार में खोट दिखाकर यहाँ की जनता को बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। आगे पाकिस्तान में अधिकांश ठिकानों द्वारा सैनिक शासन को जायज़ ठहराया जाता है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल पाता है। इस वजह से सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिल जाता है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया जाता है। और अब आता है कि बांग्लादेश में क्या क्या संकट है और भारत एवं पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ ये किस प्रकार से हुआ है। बांग्लादेश पाक का एक अंग था, जिसे कि पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। भारत जब देश आज़ाद हुआ तो भारत भी दो टुकड़े में बटे, पाकिस्तान और भारत। तो पाकिस्तान का दो क्षेत्र था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में हमेशा जो है भाषा और कभी जाति को लेकर के जो है झगड़ा हुआ करता था, जिसके कारण इसी पूर्वी पाकिस्तान, जिसके कारण क्या हुआ कि बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर बनाया गया था। जो बंगाल है और असम है, इसे काटकर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था और पाकिस्तान यहाँ पर दबदबा बना रहा था और यहाँ पर जबरन जो है उर्दू भाषा थोपकर यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाह रहा था। इसके विरोध में यहाँ की जनता ने आवाज़ उठाई, आंदोलन किया। पश्चिमी पाक के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष छिड़ गया था। शेख मुजीब की पार्टी जो है अवामी लीग को यहाँ 1970 में सभी सीटों पर विजय मिली। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। आहिया खान के दौर में पाकिस्तान की सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश किया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि हजारों लोग वहाँ पे मारे गए थे और लाखों शरणार्थी भारत आ गए। इस समस्या को देखकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत पाक 1971 का युद्ध हुआ और उसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनकर उभर गया। तो ये रहा बांग्लादेश का कुछ समस्या। अब है नेपाल में जो लोकतंत्र है, इसकी क्या स्थिति है। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जद्दोजहद चलती रही है। कुछ लोगों जो है राजा का समर्थक है और कुछ लोग जो है लोकतंत्र के समर्थक है। तो इन दोनों में हमेशा जो है संघर्ष चलते रहता है। अब वहाँ की राजनीति में माओवादी का भी प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। नेपाल में राजा की सेना और लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम यहाँ पे रहा है, मिला जुला रहा है। नेपाल के द्वारा जो वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन अभी ये भी जो है चेंज हो गए हैं, क्योंकि नेपाल में भी जो है लोकतंत्र तो है लेकिन अस्थायी जो है सरकार नहीं रह पाती है। श्रीलंका है कि श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों एवं अपनी स्थिति के बावजूद, इसकी जो स्थिति है वो अच्छी है, लेकिन सिंहली और तमिली में जो है ये दोनों समुदायों में जो है जातीय संघर्ष हमेशा होते रहता है। सिंहली जो है श्रीलंका के मूल निवासी थे, जैसा कि हमने ऊपर में बताया था, और तमिल जो है भारत से जाकर श्रीलंका में बसे थे। तो श्रीलंका में जो है हमेशा जातीय संघर्ष
इन दोनों के बीच में है, होते रहता है। और श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो पहले शुरू में जो है सिलोन नाम से जाना जाता था। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग और संसाधनों पर अधिकार के लिए है। वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय द्वारा लगातार इसकी मांग का विरोध करता रहा है। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के बाद श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध की समाप्ति हो गई है। दक्षिण एशिया के दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण रहा है। यानी जब से देश आज़ाद हुआ है 1947, 48, 65, 71, 99 में सैन्य संघर्ष भी हो चुके हैं। तो इन दोनों में जो है हमेशा संघर्ष रहता है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती है। इसके कारण क्या होता है कि भारत के सभी देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद होते रहता है, तो बहुत से क्षेत्रों में सहयोग भी होता है। अब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति क्या है? गृह युद्ध होने के बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत तेज गति से विकास किया है। श्रीलंका जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सबसे सफल रहा है और दक्षिण एशिया में सभी देशों में से श्रीलंका ने सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण की शुरुआत की थी। दक्षिण एशिया में सभी देशों में से श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जो उत्पाद है दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। अब आइए जानते हैं मालदीव के बारे में, जो दक्षिण एशिया का एक देश है। 1965 तक जो है मालदीव ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा, जैसे भारत था। 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन यह एक सल्तनत बन गया था। 1968 में क्या हुआ? इस राजाशाही को खत्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना किया गया, जो आज तक कायम है। गणतंत्र क्या होता है कि अध्यक्षात्मक सरकार रहती है। अब आइए जानते हैं भूटान के बारे में। भूटान ने अपना संविधान 2008 में लागू किया और सभी से भूटान में वर्तमान संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है। भारत और दक्षिण एशिया के देशों के साथ में जो संबंध है, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जो हमेशा चलते रहता है, वो है कश्मीर समस्या। विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि विभाजन के समय कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और उसका अधिकारी जो है विलय में हो गया था। उसके बाद इस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 47, 48, 65 में भी युद्ध हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जिसे कि पाक कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। कश्मीर समस्या जो इसमें दिया गया है कि आज तक जस के तस है, लेकिन आज तक जस के तस नहीं है। कश्मीर अब भारत में पूर्ण रूप से जो है मिल गया है। वहाँ पे 370 जो अनुच्छेद था, 370 अनुच्छेद के तहत इन लोगों को अलग कुछ सुविधाएं थी, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। अब भारत में जैसे अदर राज्य है उसी प्रकार से वहाँ भी बहाल हो गया है। आज इस क्षेत्र में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या रही है। बांग्लादेश की समस्या है कि 1971 में बांग्लादेश की आंतरिक समस्याएं आई, जिसको लेकर बांग्लादेश के नेताओं ने भारत से हस्तक्षेप और समर्थन मांगा। भारत ने सैन्य सहायता दी और बांग्लादेशियों का समर्थन किया। इससे भारत पाकिस्तान के बीच भी संघर्ष हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है, जैसे सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ताशकंद समझौता 1966 में, शिमला समझौता 1972 में, लाहौर बस यात्रा ये 1999 में हुई थी। आगे है भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ सहमति भी बनी है, जिसमें कि पहला है सांस्कृतिक सहमति। पिछले 10 वर्षों से अधिक संबंध मजबूत हुए हैं। बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। भारत का जो नीति है पूरब की ओर देखो या लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, ये इस पर सहमति है 10 वर्षों के लिए। बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की तो है ही, साथ ही आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। व्यापार में दोनों देशों में बढ़ोतरी हुआ है। नकारात्मक पक्ष है, इन दोनों के बीच में कुछ निगेटिव भी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर के हमेशा ये मतभेद होते रहता है।
भारत में अवैध प्रवास जिसका बांग्लादेश खंडन करता है। भारत विरोधी कट्टरपंथ आतंकवाद को ये बांग्लादेश की ज़मीन से फैलना ये भी समस्या है। सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना। म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देना, ये जो है इसका निगेटिविटी है। अब जो भारत की जो पॉलिसी है, पूर्व की ओर देखो या पूर्व की ओर चलो, तो पूरब चलो नीति भारत सरकार की वह नीति है जिसके द्वारा वह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने संबंध और आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहती है। इस नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया से संपर्क साधने की बात है और इस बात के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरत कर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। ये भारत की पूर्व चलो की नीति है। अब जो भारत और नेपाल के बीच जो संबंध मधुर है, इसमें है भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध, दोनों देशों के बीच संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देश के नागरिक जो है एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट वीज़ा के आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। खास संबंध के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत व्यापार से संबंध मनमुटाव पैदा हुए हैं। इधर हाल फिलहाल में नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाते, इससे भी जो है भारत हमेशा जो है नाखुश रहते हैं। बहरहाल ये है, भारत नेपाल के संबंध में एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देशों के व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल संसाधन ग्रिड के मामले में एक साथ है। नेपाल में भारत की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों में जो है और मजबूती आई है। ये सब है। भारत और भूटान जो संबंध है, एक मिनट, इसे जो है अगले घंटे में पढ़ाएंगे, अगले क्लास में। धन्यवाद।